हेलो एवरीवन, आई एम सुशील कुमार। वेलकम टू जारवाल क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ने वाले हैं कि जब एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है तो कितने प्रतिशत ऊर्जा दूसरे स्तर में पहुंचती है, और ये जो नियम है ये किसके द्वारा दिया गया था। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने एचएसएससी के 3 एग्जाम दिए थे। तीनों एग्जाम की कट ऑफ को मैंने क्वालिफाई किया था। तो अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से बाय कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, तो मैं आपको फिगर की फॉर्म में इसको समझाता हूँ कि जैसे सबसे पहले एक नीचे बड़ा लेवल होता है, उसके ऊपर उससे छोटा लेवल आता है, फिर एक छोटा लेवल आता है, और इसी प्रकार से जब ये ऊपर बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट की फॉर्म के अंदर ये चीज़ खत्म होती है। मतलब नीचे एक बड़ा स्तर और ऊपर जाते जाते एक पॉइंट की फॉर्म में ये चीज़ जो खत्म होती है, तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है इसे क्या बोला जाता है, पिरामिड बोला जाता है। ठीक है। तो पिरामिड की जो अवधारणा है 1927 के अंदर चार्ल्स एल्टन के द्वारा विकसित की गई थी। पिरामिड या स्तूप को एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड या फिर स्तूप को क्या बोला जाता है, एल्टोनियन पिरामिड बोला जाता है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं उनको जान लेते हैं। तो यह जो पिरामिड है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है संख्याओं का पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार या फिर बायोमास का पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो सबसे पहले जो संख्याओं का पिरामिड होता है वो हमें बताता है उष्णकटिबंधीय स्तर में मौजूद व्यक्तिगत जीवों की एक संख्या को। ठीक है। तो यह प्रत्येक उष्णकटिबंधीय स्तर में मौजूद व्यक्तिगत जीवों की संख्या को दर्शाता है। तो संख्याओं का पिरामिड है वो पिरामिड आपका सीधा भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं आंशिक रूप से सीधा, या फिर उल्टा पिरामिड होता है। उसके बाद में जो दूसरा आता है वो है बायोमास या फिर जीव भार का पिरामिड। तो यह बताता है प्रत्येक उष्णकटिबंधीय स्तर में मौजूद बायोमास या फिर जैविक सामग्री, जीव का द्रव्यमान या वजन की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व जो करता है उसे बोला जाता है बायोमास या फिर जीव भार का पिरामिड। अगर हम इसकी इकाई की बात करते हैं तो यह प्रति इकाई क्षेत्र में ग्राम में विभक्त किया जाता है। तो इसको किस में विभक्त किया जाता है, ग्राम के अंदर विभक्त किया जाता है। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि वजन की जो इकाई है वो क्या होती है, ग्राम। इसी प्रकार से जो बायोमास या जीव भार का पिरामिड है उसको प्रति इकाई क्षेत्र में ग्राम में विभक्त किया जाता है। यह पिरामिड भी सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड होता है। जैसे संख्याओं का पिरामिड था सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड, इसी प्रकार से जो बायोमास का पिरामिड है या फिर जीव भार का पिरामिड है वो भी कैसा होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से पिरामिड है वो सीधे बनते हैं, कौन कौन से उल्टे बनते हैं। अगर हम बात करते हैं वन, घास और जो वृक्ष के पिरामिड होते हैं ये पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं, लेकिन जो तालाब का पिरामिड होता है, जो महासागर का पिरामिड होता है, ये पिरामिड हमेशा उल्टे बनते हैं। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सा पिरामिड है वो सीधा बनता है और कौन सा पिरामिड उल्टा बनता है। तो सीधा कौन कौन से बनते हैं, वन स्थल का, घास स्थल का या फिर जो वृक्ष के पिरामिड है वो हमेशा सीधे बनते हैं, और जो तालाब का पिरामिड है या फिर महासागर का पिरामिड है वो हमेशा उल्टे बनते हैं। अगला जो आता है वो है ऊर्जा का पिरामिड। तो यह कहता है कि प्रत्येक उष्णकटिबंधीय स्तर में ऊर्जा के प्रवाह की मात्रा का जो प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या बोला जाता है, ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। अगर हम इकाई की बात करते हैं तो यह प्रतिवर्ष प्रति यूनिट क्षेत्र में कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। तो जीव भार की इकाई क्या थी, वहां पर जो था उसे ग्राम में विभक्त किया जाता था, लेकिन ऊर्जा का जो पिरामिड है इसे कैलोरी के अंदर विभक्त किया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष प्रति यूनिट क्षेत्र कैलोरी में विभक्त किया जाता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। वो जो पिरामिड थे वो दोनों के दोनों या तो सीधे बनते थे या उल्टे बनते थे, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड है ये सिर्फ सीधा बनता है, यह पिरामिड उल्टा नहीं बनता। या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा का पिरामिड है वो कर्मानुसार होता है। ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन दूसरे तरीके से देखें तो वो कहती है कि खाद्य श्रृंखला में खाद्य मात्रा के स्थानांतरण की दर को दर्शाने वाला पिरामिड ऊर्जा पिरामिड कहलाता है। ये तीनों पिरामिड थे जिसके अंदर संख्याओं का पिरामिड,
बायोमास का पिरामिड और तीसरा था ऊर्जा का पिरामिड। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, बाकी जो दोनों थे वो सीधा और उल्टा दोनों बनते हैं। उसके बाद में कुछ डेफिनेशंस है जो एग्जाम में सीधी पूछी जाती है, हम उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दो जीवों के बीच पारस्परिक संबंध जहां दोनों एक दूसरे को देखकर लाभान्वित होते हैं, वो चीज क्या कहलाती है? तो वो जो स्थिति होती है वो कहलाती है पारस्परिकता। मतलब एक स्तर के अंदर दो जीव है, दोनों एक दूसरे से लाभ ले सकते हैं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? पारस्परिकता कहलाती है। इसी प्रकार से दो जीव एक साथ में रहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में केवल एक जीव ही लाभ ले पाता है, इस स्थिति को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है परजीविता। क्या बोला जाता है? परजीविता, जहां पर सिर्फ एक ही जीव को लाभ होता है। उसके बाद में जो अगली स्थिति होती है, दो जातियों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है, दूसरी जाति को एक सामान्य स्थिति में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सहभोजिता। तो ये तीन प्रकार की डेफिनेशन थी जो एग्जाम के अंदर काफी बार पूछी गई है। फिर हम बात करते हैं ऊर्जा प्रवाह के अंदर। तो जब खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा है वो एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर पहुंचती है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय होता है या फिर एक ही दिशा में होता है। जैसे ये जो पिरामिड है, ठीक है, इसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक ही दिशा के अंदर होता है। जैसे जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर पहुंचती है, तो दूसरे स्तर के अंदर सिर्फ 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है, 90% ऊर्जा वहां पर वेस्ट हो जाती है। तो जो वेस्ट होती है वो कितनी होती है? 90% ऊर्जा है वो वेस्ट हो जाती है। ये जो 10% का नियम है ये किसके द्वारा दिया गया था? लिंडमान के द्वारा दिया गया था। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ये नीचे वाला एक सतर था, यहां पर हम सपोज करते हैं कि यहां पर ऊर्जा थी 500 कैलोरी, ठीक है। तो जब यहां से दूसरे स्तर के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, इस दूसरे स्तर के अंदर ऊर्जा पहुंचेगी, तो वो इसका सिर्फ 10% ही पहुंचेगी। तो 500 का 10% कितना होता है? 500 का 10% अगर हम निकालते हैं तो सीधा का सीधा 10% निकालना है, सॉरी, तो 10% कितना होता है? 50। तो यहां पर सिर्फ 500 का 10% 50 ऊर्जा ही यहाँ पर 50 कैलोरी ऊर्जा ही दूसरे स्तर में पहुंच पाती है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे स्तर के अंदर स्थानांतरण की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी है? 50। तो यहाँ से अगर तीसरे स्तर के अंदर पहुंचनी होगी तो इसका सीधा 10%, 50 का 10% कितना होता है? 5 कैलोरी ऊर्जा ही तीसरे स्तर के अंदर पहुंचती है। 90% ऊर्जा है वो हमेशा नष्ट होती है, 10% ऊर्जा ही आगे दूसरे स्तर के अंदर पहुंच पाती है। ये जो नियम है 10% का, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये लिंडमान के द्वारा ये नियम दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि ये जो ऊर्जा का प्रवाह है इसके अंदर कौन सा नियम लगता है। तो ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा विसरण उष्मागतिकी के नियमों के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? उष्मागतिकी के नियमों के अनुसार होता है। जैसे हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि उष्मा को या फिर जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वही नियम है वो यहाँ पर लगते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, यद्यपि इसको एक रूप से दूसरे रूप के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो दूसरा नियम है वो कहता है कि ऊर्जा के रूपांतरण की क्रिया में कुछ ऊर्जा परिवर्तित रूप में तंत्र में प्रीएक्सिप्त अवस्था में विसरित होती है, ठीक है। तो ये दूसरा नियम कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं पोषण स्तर की कि कौन कौन से पोषण स्तर हैं। सबसे पहले जो आते हैं, सबसे पहले पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है वो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर सूर्य के प्रकाश का कितना पॉइंट है वो हम यूज करते हैं पौधे, तो हम कह सकते हैं कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो 0.02 इतना प्रकाश ही है वो प्रकाश संश्लेषण के अंदर यूज किया जाता है पौधों के द्वारा। तो सबसे पहला जो स्तर है वो क्या होता है? प्राथमिक स्तर, जिसके अंदर क्या आते हैं आपके
पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, प्राथमिक उत्पादक भी बोला जाता है। पेड़ पौधों को क्या बोला जाता है, प्राथमिक उत्पादक, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उसके बाद में जो अगला स्तर आता है उसे बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो इन पेड़ पौधों को खाकर अपना पेट भरते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो पेड़ पौधों को जो खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, शाकाहारी। तो शाकाहारी प्रजाति है वो दूसरे स्तर के अंदर आती है। फिर आती है तीसरा स्तर जिसे बोला जाता है द्वितीय उपभोक्ता। उसके अंदर क्या होता है, जो शाकाहारी को खाते हैं उन्हें द्वितीय उपभोक्ता बोला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मांसाहारी जीव है वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाती हैं। इसी प्रकार से जो अगला स्तर है वो क्या होता है, सर्वाहारी का होता है। सर्वाहारी क्या करते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खा सकते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सर्वाहारी बोला जाता है, जिसके अंदर मनुष्य महत्वपूर्ण है। और जो इसके बाद में अंतिम स्तर होता है उसे बोला जाता है अपघटक या फिर डिकम्पोजर। मतलब जो मृत पेड़ पौधों और जानवरों या फिर जीवों को खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर या अपघटक। इसके अंदर क्या कहते हैं, अपघटक के अंदर, इसके अंदर आपको कवक और जो जीवाणु हैं वो सब चीजें किसके अंदर आती है, आपकी अपघटक डिकम्पोजर के अंदर आती है। तो ये मेन स्तर होते हैं। सबसे पहले पेड़ पौधे आते हैं, फिर शाकाहारी आते हैं, फिर मांसाहारी आते हैं, फिर सर्वाहारी, और अब अंत के अंदर क्या आते हैं, अपघटक या फिर डिकम्पोजर आते हैं, जो मृत और गली सड़ी चीजें होती है उनको खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पोषण स्तर थे। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जा सकते हैं उन सबको कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।